नो अंशुल, मुझे ये समर्स के मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम चाहते हो कि हम समर में शादी करें। क्योंकि बेबी अगर हमने अब भी शादी नहीं की तो फिर अगला मुहूर्त सीधा 7 महीने बाद है। और देखो मेरी तरफ, मैं उतना वेट नहीं कर सकूंगा। वेट तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ नहीं, हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं बस। और उसके बाद हम सीधा यूरोप जा रहे हैं। सिर्फ हनीमून के लिए नहीं, हम वहां पे परमानेंटली शिफ्ट होने वाले हैं। क्या हम अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं? लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ये प्लान बनाया कि मुझे इंडिया से जल्द निकलना है, तुमसे शादी करते ही बस। बेटा अब अपना हनीमून तू जेल में मनाना। तिवारी लेके चले इसे। सर एक सेकंड, आपको कुछ गलत हुआ कैसा? सर मैंने कुछ सर मैंने कुछ किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। सच बोल रहा हूं। रॉबरीज का करता धरता तू ही है। तूने और तेरे गैंग के मेंबर ने इतने मर्डर्स किए हैं। सर आप क्या बोल रहे हो सर? और कौन है नरेंद्र तोमर? लूट का माल कहाँ है? कहाँ है लूट का माल? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ बस। आर्म्स डीलर है तू? सर तो मैं गन्स बेचने का धंधा करता हूँ सर, मेरे पास लाइसेंस है। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, अंशुल ने कुछ नहीं किया। वैसे आप अंशुल की क्या लगती है? सर मैं उसकी मंगेतर। बच गई आप। एक कुख्यात अपराधी से आपकी शादी होने वाली थी। सर प्लीज। अम्मी हमी तुम्हें এত কোনো চিঠি লিখেছি কিন্তু তবুও তুমি আমায় ফরিদাবাদ থেকে নিতে আসোনি। তাড়াতাড়ি আসো না মা, আমার তোমার কথা খুব মনে পড়ে মা। क्या छुपा रही? क्या छुपा रही? तेरी ये बंगला तो मेरे पल्ले पड़ती नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि तू अपनी अम्मा को फिर से खत लिख रही थी। खुशबू रानी, गली कांधाई, चांदपुर। तेरा ये खत मैं डाक खाने तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल मैं तेरे लिए चने लाया हूं। कल से तू चने बेचेगी। चल। इस बार चना का पैदावार 50 क्विंटल हुआ है। ये 20 क्विंटल पैसे क्यों दे रहा तू हमें? मैं आपको बताया था ना, बाकी का चना में घुन लग गया था। घुन लग गया है या सारा बेच के तू खा गया है? तुझको हमने रिश्तेदार समझा था और तू हमको धोखा दे रहा है। दादा कॉलर छिड़ दो वरना क्या की करे ने भी तू ही सच कर दो। बस ठाड़ बोला तो तू तक लेना देख ले क्या फिर सच कर दो। मैं मेरे फिरोगे क्या हुआ? साहब लगता है इंजन में कोई खराबी है, मैं चेक करता हूँ। गोली मार दूंगा। रख रहा हूँ। गोली मार दूंगा मैं। गोली मत चला, रख रहा हूँ। ये दोनों इस रॉबरी के किंग पिंग है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया? अंशुल मेहता की मंगेतर शैलजा गोयल ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस पे गंभीर इल्जाम लगाते हुए ये लिखा है कि ये एक फेक एनकाउंटर था जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके मुताल्लिक उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया है। पुलिस अपनी नाकामी छुपा रही है, वो असली गुनहगारों को पकड़ नहीं पाए और अंशुल के खिलाफ साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसका फेक एनकाउंटर किया। सर अंशुल की मंगेतर पुलिस पर यह आरोप लगा रही है कि एनकाउंटर फेक है। देखिए, हमने एक SIT टीम का गठन किया है जो इस एनकाउंटर की जांच और हाईवे रॉबर्स को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सर वन मोर क्वेश्चन। इस केस ने जल्द ही ऐसा तुल पकड़ा कि पुलिस एनकाउंटर की सत्यता की जांच करना पुलिस महकमे के लिए बहुत जरूरी हो गया। जय सर। सर एनकाउंटर इसी जगह पे हुआ था। सर उन दोनों को पेशी के लिए कोर्ट ले जा रहे थे, तब हमारी गाड़ी यहाँ खराब हो गई थी। खराबी क्या हुई? सर कार्बोरेटर में कचरा था। सर उसके बाद सर और ड्राइवर दोनों नीचे उतरे, मेरा ध्यान भी बाहर ही था।
उसका फ़ायदा उठा के नरेंद्र ने मेरी गन छीन ली और कांस्टेबल को अपने कस्टडी में ले लिया सर। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। उसने पहला फायर PSI विशाल की तरफ किया और दूसरा फायर मेरी तरफ। फिर मैंने क्रॉस फायरिंग की जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट मारे। आई होप इस एनकाउंटर में कुछ फाउल प्ले नहीं होगा, जैसा कि अंशुल की मंगेतर दावा करती है। अंशुल की मंगेतर एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही है सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए। वो दोनों एक हार्डकोर क्रिमिनल थे सर। लेकिन इस गैंग में सिर्फ 2 ही लोग तो नहीं होंगे। सर इस बात का अफसोस तो हमें भी है कि हम उनके बाकी साथियों का नाम नहीं निकलवा पाए। दादा जाने में कहाँ जा रही? वो जो ऑटो में वो लड़की मर्डर को छिलो। क्या बोल रही है? उसी ने हमारा मर्डर किया था। नरेंद्र और अंशुल के स्टेटमेंट से तो यही जाहिर होता है कि दोनों इस हाईवे रॉबरी में इन्वॉल्व थे। लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ जहाँ भी हाईवे पे रॉबरीज हुई हैं वहाँ के क्राइम सीन से क्रिमिनल्स के जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो नरेंद्र और अंशुल के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। इंस्पेक्टर भोजराज का मानना है कि नरेंद्र और अंशुल ये दोनों इस रॉबरी में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, किंग पिन थे। मतलब ये कि असली रॉबर्स अभी भी फरार है जो नरेंद्र और अंशुल से कनेक्टेड हो। इनकी एक एक डिटेल पता करनी होगी। अच्छा, वो जो विक्टिम सर्वाइव कर गई होश में कब तक आ रही है? सर डॉक्टर्स का कहना है कि वो लेडी रिकवर कर रही है, लेकिन उसे होश कब तक आएगा सर ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इस रॉबरी से पहले आगरा फरीदाबाद हाईवे पर 4 रॉबरी और हुई। डिटेल्स दिखाऊंगी। ये देखिए सर, पिछली सभी वारदातों में कोई भी विक्टिम नहीं बचा था सर। और अजीब बात यह है कि हर बार क्राइम सीन से कुछ ना कुछ अजीब मिला था। पहली वारदात में क्राइम सीन से काफ़ी टॉय मिले थे, दूसरी में स्ट्रॉबेरीज, तीसरी में पेन और चौथी वारदात में क्राइम सीन से कच्चे आम मिले थे। लेकिन इस सबका इस रॉबरी से क्या कनेक्शन हो सकता है? इन रॉबरीज में विक्टिम को शूट किया गया था। अंशुल एक आम डीलर है, हो सकता है उसकी पिस्टल इस्तेमाल की गई हो। उसकी शॉप पर जितने भी गन है उन सबकी जांच करवाओ और पेपर भी चेक कराओ। ओके सर। अपनी आंखों से उसे जिंदा देख के आ रही हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी लाश को मैंने खुद ठिकाने लगाया था। सर इस नरेंद्र के CDR में एक सस्पिशियस नंबर मिला है जो एक फेक आईडी से लिया गया था। और अंशुल का नरेंद्र के साथ कोई कनेक्शन मिला? जी नहीं सर, अंशुल की शॉप में जितनी भी गन्स मौजूद हैं सबकी जांच करवाई, उनके पेपर्स भी चेक किए, लेकिन कोई भी गन रॉबरी में इस्तेमाल नहीं हुई है। हो सकता है जो गन रॉबरी में इस्तेमाल हुई हो वो अंशुल ने कभी शॉप पे रखी ना हो। और एक बात सर, ये अंशुल का फादर अभी जेल में बंद है और अंशुल की मंगेतर शैलजा एक ही बात बोल रही है कि ये एनकाउंटर फेक था। शैलजा से मिलते हैं एक बार। सर मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, अंशुल एक ऑनेस्ट इंसान था, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से नहीं जुड़ा था। और अंशुल के फादर, मालूम है ना, अंशुल के फादर एक्सटॉर्शन, फिरौती, मर्डर के केस में पिछले 8 साल से अंदर है। सर अगर अंशुल के फादर जेल में थे तो इसका ये मतलब नहीं कि अंशुल क्रिमिनल था, और वैसे भी वो अपने फादर से बहुत पहले रिश्ता खत्म कर चुका है। तुम कब से जानती थी अंशुल को जो उसको लेकर इतना कॉन्फिडेंट हो? 2 साल से, और मैं तभी से जानती हूँ कि उसके फादर क्रिमिनल है। उसके बाद भी मैंने उसके साथ दोस्ती की क्योंकि मैं जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान था। तुम तो ऐसे। हेलो सर उस लेडी को होश आ गया है, इसकी फैमिली हाईवे रॉबरी में मारी गई थी। अच्छा लता जी, जब ये सब हुआ तो उस वक्त रॉबर्ट्स के साथ ये लोग भी थे? मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, उनका चेहरा ढका हुआ था सिवाय 2 पुलिस वालों के। पुलिस वाले? हाँ सर, 2 पुलिस वाले थे। उन्होंने ही हमारी गाड़ी रुकवाई। जैसे ही गाड़ी रुकी कुछ लोग फिर पीछे से आए, उनके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने हमें जबरदस्ती गाड़ी से निकाला। उन्होंने मेरे पति को गोली मारी, फिर मुझे। अच्छा लता जी, वो जो 2 पुलिस वाले थे वो दिखते कैसे थे? उनके नाम क्या थे? नेम प्लेट देखी थी आपने उनकी? मैंने ठीक से नहीं देखा। क्राइम सीन पर कुछ कच्चे आम बिखरे हुए थे, आप कुछ उनके बारे में बता सकती हैं? वो कैसे आए? हाथ से के कुछ
दूरी पहले ही हमने एक बच्ची से वो कच्चे आम खरीदे थे सर। वो बच्ची हमारी गाड़ी के नीचे आते बाल बाल बची थी, इसलिए हम उस बच्ची पर दया खाकर वो सारे कच्चे आम खरीद लिए थे। लता जी, ये जो बच्ची थी जिससे आपने आम खरीदे, ये क्राइम सीन से कितनी दूर पहले मिली थी आपको? सर लगभग 500 मीटर पहले। इस वारदात से पहले जिन वारदातों में क्राइम सीन से पेन, टॉय, स्ट्रॉबेरी मिले हैं, हो सकता है वो किसी हॉकर ने विक्टिम्स को बेचे हो या फिर शायद इसी बच्ची ने बेचे हो। मतलब सर आप कहना चाहते हैं वो बच्ची क्रिमिनल से जुड़ी हो सकती है? बिल्कुल, हो सकता है वो बच्ची क्रिमिनल्स के लिए रेकी करती हो और फिर वो क्रिमिनल्स को सिग्नल देती हो लूट और मर्डर करने के लिए। वैसे भी उस बच्ची को क्राइम सीन से लगभग 500 मीटर पहले ही देखा गया है। उस बच्ची से हमें क्रिमिनल्स की लीड मिल सकती है। एक काम करो, लता से उस बच्ची का स्केच बनवाओ। मत छेड़ दो। जो इस फेक एनकाउंटर केस को बंद करवाने के लिए मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। सर शैलजा को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर एक फेक आईडी से लिया गया था। हो सकता है शैलजा अंशुल को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो और ये फोन कॉल चाल हो उसकी। बैकग्राउंड निकालो शैलजा की। ओके सर। सर नरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड में जो फेक आईडी का नंबर मिला था, सर उसमें एक चंद्रेश नाम के हीरा व्यापारी का नंबर मिला है। सर ये चंद्रेश है। सर इसका फ़ोन काफ़ी टाइम से बंद है और ये कहाँ गायब हो गया ये भी नहीं पता चल रहा। मे भी चंद्रेश इस सब में शामिल हो। डिटेल निकालो इसकी। हाँ सर, इस लड़की को अक्सर मैंने एक बूढ़ा आदमी के साथ देखा है। वो वहीं पे सामान बेचा करती थी। बूढ़ा आदमी? हाँ सर। अच्छा उसका कुछ एड्रेस वगैरह पता है? नहीं सर। अच्छा तुम उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो जिसे तुमने इस लड़की के साथ देखा? मैंने कहा ना मेरे बिना बाहर नहीं जाएगी। तू रुक, मैं देखता हूँ। सर मैंने शैलजा के कॉल डिटेल्स चेक की। उसके कॉल डिटेल्स के मौजूदा नंबर्स में से कई नंबर फेक आईडीज के हैं सर, जिनसे लगातार उसे कॉल किया जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शैलजा भी सब में इन्वॉल्व है और अब तक झूठ बोलती आ रही है हमसे? सर आप कमाल करते हैं। पहले अंशुल को पुलिस वालों ने फेक एनकाउंटर पे मार दिया और जब मैंने आवाज उठाई तो आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। ऐसे ही शक नहीं कर रहे हैं हम तुम पे। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में फेक आईडी से लिए के कई नंबर मिले हैं। कॉल आते थे उन नंबरों से तुम्हें जो अब बंद है। क्यों आते थे उन नंबर से कॉल? ये देखो। चुप क्यों हो गई अब? बोलो किसके नंबर है ये सब? मुझे नहीं पता, लेकिन इन नंबर से मुझे कई बार ब्लैंक कॉल्स आए हैं। ब्लैंक कॉल्स? हाँ, और सिर्फ ब्लैंक कॉल्स ही नहीं बल्कि कोई लड़का है जो मुझे हर रोज फोन करके परेशान करता था। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे फोन करके परेशान करना बंद करो? समझ में नहीं आता तुम्हें? और सिर्फ कॉल ही नहीं करता था बल्कि आए दिन मेरे घर के सामने गिफ्ट्स और लेटर्स छोड़कर जाता था। तो तुम ये कह रही हो कि ये सारे नंबर किसी सिरफिरे आशिक के जो तुम्हें कॉल करके परेशान करता था, तुम्हें गिफ्ट देता था, लेटर देता था, लेकिन तुम्हारा रॉबर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके साथ अंशुल का किसी भी क्रिमिनल के साथ कोई लेना देना नहीं है सर, और ना ही मेरा। लेकिन हम उस आदमी से जरूर मिलना चाहेंगे जो तुम्हें कॉल करके परेशान करता था, तुम्हें गिफ्ट देता था। वो गिफ्ट तो होंगे ना तुम्हारे पास? जी। दिखते कैसे थे वो? स्केच बनवा सकती हो उनका? अब इतना ध्यान नहीं है सर। एक ऐसी बच्ची जो हमारी सस्पेक्ट है ऐसी जगह से गायब है जहाँ पर एक बुजुर्ग का मर्डर हुआ है। पता करो बच्ची के बारे में। और बुजुर्ग से जैसे बंगला में लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसके एनवेलप पे अधूरा एड्रेस है। लेटर को ट्रांसलेट करो। ओके सर, ये वो गिफ्ट्स हैं जो कोई लड़का मुझे भेजा करता था। आखिर ये सब इन्वेस्टिगेट करके आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? हम लोग कुछ साबित नहीं करना चाहते। साबित आप करना चाहती हैं कि अंशुल उन रॉबर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन हम आपकी बातों पे भरोसा क्यों करें? ये बात मुझे पहले से ही पता है, लेकिन आप लोग इस केस को कोई गलत मोड़ देने की सोचना भी मत। और पुलिस वालों ने मेरे अंशुल का फेक एनकाउंटर किया है और ये बात मैं 1000 बार चीख चीख कर कहती रहूंगी।
ये चिट्ठी बंगला भाषा में किसी खुशबू रानी के नाम पर लिखी गई है और इस चिट्ठी में लिखा है कि उसकी अम्मी उसके खतों का जवाब नहीं दे रही है, ना ही उसको फरीदाबाद से आकर लेकर जा रही है। सर कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जयराज उस बच्ची को अपने साथ जबरदस्ती रख रहा था? अब तक हम मानकर चल रहे हैं कि ये बच्ची हाइबर रोवर्स के लिए रेकी करती थी, इसलिए हमारे लिए पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि बच्ची इस वक्त कहाँ पर है। इस लेटर पे एड्रेस लिखा गया है खुशबू रानी गली गांधाई चांदपुर। प्रॉपर एड्रेस नहीं है, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस बच्ची ने पहले भी बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। एक काम करो, पोस्ट ऑफिस में जाके पता करो कि फरीदाबाद से गली गांधाई चांदपुर के लिए पहले भी लेटर पोस्ट हुए हैं क्या। हो सकता है वहाँ से प्रॉपर एड्रेस मिल जाए। ओके सर। और हाँ, एक काम और करो, इस बच्ची का स्केच बंगाल और आसपास के राज्यों में सर्कुलेट करो, अखबारों में भी डलवाओ, शायद इस बच्ची को पहचानने वाला कोई आदमी सामने आए। ओके सर। हाईवे रॉबरीज और इतनी निर्मम हत्याओं के केस में लीड ढूंढती एसआईटी अब सोच रही थी कि एक बच्ची इतने खूंखार क्रिमिनल्स के गैंग का हिस्सा होगी, लेकिन वो बुजुर्ग कौन थे जिनके साथ वो बच्ची रह रही थी? उस बुजुर्ग की हत्या किसने की थी? और वो लोग कौन थे जिन्होंने उस बच्ची को पहले भी मारने की कोशिश की थी? और आखिर एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट का उस बच्ची से क्या वास्ता था जो उस बच्ची का स्केच अखबार में देख के वो चौंक गए थे? उस बच्ची की जिंदगी कई उतार चढ़ाव से गुजरी थी। 6 महीने पहले वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी थी जो इस केस को कई चौंकाने वाले एंगल्स देने वाला था। তুই চিন্তা করবি না, হ্যাঁ? সাহাব আসবে, সাহাবকে সব বলে দিবি, তারপরে তোকে ঠিকঠাক ঘরে পৌঁছে দেবে। সব নমস্তে। नमस्ते जी, नमस्ते बताइए। करो, नमस्ते करो। क्या हुआ? क्या हुआ इस बच्चे को? और ये कौन है बच्ची? साहब ये ना मेरे दुकान के बाहर ही खड़ी थी और रो रही थी। इसको अपना घर का पता भी पता नहीं है। और साहब इसने ना मुझे बोला कि इसके साथ किसी ने रेप भी किया है। लो बेटा, पानी पियो। खा जल खा। देखो बेटा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है हमें उसके बारे में बताओ। साहब इसे हिंदी नहीं समझती, बंगाल की किसी जगह से है। इसे तो इसका एड्रेस भी याद नहीं है, लेकिन इसने मुझे कहा है सब कि इसका रेप हुआ है। पहले हम बच्ची का मेडिकल करवाते हैं। जानवी, सर ये बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है। सर रिपोर्ट से ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि बच्ची का रेप हुआ था, लेकिन बच्ची सेक्सुअली एक्टिव थी और इस बच्ची की उम्र महज 14 से 15 साल की होगी। इस लड़की ने क्या बयान दिया? सर बच्ची काफ़ी डरी हुई थी और ठीक तरह से हिंदी भी नहीं बोल सकती। ये बच्ची इन विमला जी की दुकान के बाहर मिली थी। ये बंगाली हैं। बच्चे ने विमला जी को बताया था कि उसका रेप हुआ था। इस बच्ची का जो आपने अखबार में स्केच छपवाया है, मेरी कोर्ट में मेरे सामने पेश हुई थी और इसने अपने बयान बंगाली में दिए थे और ये कहा था कि इसके साथ कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती की है। लेकिन ये बच्ची अपने किसी भी रेपिस्ट का नाम नहीं जानती थी और ना ही उनको पहचानती थी और ना ही उसका स्केच बनवा पाई थी। लेकिन इस बच्ची ने अपने बयान में यह भी कहा था कि उसके साथ एक ऐसे व्यक्ति ने रेप किया था जो उस वक्त पुलिस की वर्दी में था। पुलिस की वर्दी? जी सर, अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि ये बच्ची रॉबरी गैंग वालों के लिए रेकी करती थी और एक विक्टिम ने हमें स्टेटमेंट दिया कि जो वो गैंग था उसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। सर आपको कुछ अंदाजा है कि बच्ची उस गैंग तक कैसे पहुंची होगी? कुछ बताया था इसने? ऐसा तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये बच्ची उस वक्त कुछ नहीं बोल पा रही थी, इसलिए मैंने इसे एनजीओ में रखने का ऑर्डर दिया था। हाँ सर, 3 महीने पहले ये बच्ची हमारे एनजीओ में ही थी। तो फिर 3 महीने पहले बच्ची यहाँ से गई कहाँ? उसकी मौसी आई थी उसे यहाँ से लेके जाने के लिए, करीबन 3 महीने पहले। जब उसकी मौसी आई थी उसको लेने, आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था? नहीं सर, मुझे लगा उसकी फैमिली आ गई तो मैंने उसे जाने दिया। क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी के इशारे पे किया आपने ये सब? नो सर, इट्स जस्ट अ मिस्टेक। उस लेडी की डिटेल दीजिए हमें। 98754389।
switched off. नंबर तो बंद आ रहा है, जाहिर सी बात है नंबर फेक होगा और एड्रेस भी। नाम क्या था उसका? सर उसका नाम नफीसा था। फोटो दीजिए उसका। जी ये नहीं। इस एनजीओ के बारे में इंक्वायरी करो। नाजिया का कहना है कि किसी पुलिस वाले ने भी उसका रेप किया था। इस केस के तार बहुत दूर तक जुड़े हो सकते हैं। कैसे भी करके हमें पता लगाना है कि इस वक्त नाजिया है कहाँ। एकदम चुप। एकदम चुप। हमें रखा गया जहाँ से नफीसा नाम की औरत उसको लेकर गई। एनजीओ वाले ने हमें बताया कि वहां उसने अपने आप को नाजिया की मौसी बताया था। ये है वो नफीसा। साहब ये नफीसा नहीं है, ये तो रूपा है। रूपा है, हमारे गांव में रहती थी और ये नाजिया की मासी नहीं है। ये तो नाजिया को जानती थी बस। ये रूपा आपके गांव में रहती कहाँ? यही पास में रहती थी साहब, लेकिन उसे सालों से किसी ने नहीं देखा। मतलब रूपा हमारी बेटी को लेकर भी हो सकता है। अच्छा, रूपा के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप लोग? नंबर है उसका आपके पास? है ना साहब, नंबर है, लेकिन सालों से उसका नंबर बंद है। कोई बात नहीं, आप हमें दीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मैं हाईवे रॉबरी गैंग की लीड दे सकती है, बल्कि इसलिए कि बच्ची एक दलदल में जाके फंस गई है और मुझे लगता है इस बच्ची को उस दलदल से निकालना बेहद जरूरी है। सर मैंने शैलजा और अंशुल दोनों की पिछले 2 सालों की कई बातें पता की हैं सर। ये शैलजा अपने पेरेंट्स के साथ कानपुर में रहा करती, जहां उसे एक रिश्ता आया था, जिस रिश्ते को शैलजा ने बिना लड़के को देकर ठुकरा दिया था। हाँ, लेकिन इस सब का हमारे कैसे क्या कनेक्शन? कनेक्शन है सर, क्योंकि इंस्पेक्टर भोजराज कानपुर बैच का है और शैलजा ने जिस रिश्ते को ठुकराया था वो और किसी का नहीं, इंस्पेक्टर भोजराज का ही था। ये एक महज इत्तेफाक है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी 2 साल पहले शैलजा के साथ फिक्स कर दी थी। जब मैंने अंशुल को अरेस्ट किया मुझे नहीं पता था कि शैलजा उसकी मंगेतर है। लेकिन एक पुलिस वाले होकर तुम एक लड़की को स्टॉक कर रहे थे, ब्लैंक कॉल और गिफ्ट देकर उसे परेशान कर रहे थे। ये जितनी बातें आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा था, इसका कोई प्रूफ है आपके पास या फिर ऐसे ही बस? प्रूफ तो हमारे पास इस बात का भी नहीं है कि अंशुल मेहता का रॉबरी गैंग से कोई ताल्लुक था। तुम्हारे पास है कोई प्रूफ? सब खेल था तुम्हारा। अब तुम अपना क्या मान रहे हो या मनवाए हम? सर मैं मानता हूँ, मैं उन रॉबर से गहने खरीदता था, लेकिन वो कौन है सर मैं नहीं जानता। वो मेरा फोन पे उनसे कांटेक्ट होता था, गहने लेकर आते थे, मुझसे पैसे ले जाते थे और जो बंदा आता था वो मुंह ढक कर आता था। सर देख, अगर तुझे इस रॉबरी केस से बचना है तो तुझे कहना होगा कि अंशुल मेहता नाम का एक आदमी है जो तेरे कांटेक्ट में है और वो उन रॉबर्स में से एक है। मुझे पता था कि नरेंद्र के जरिए मैं उन रॉबर्स तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अंशुल को अगर रास्ते से हटा दिया तो मैं शैलजा की जिंदगी में दोबारा वापस जरूर आ सकता हूँ। मैंने ही नरेंद्र को कहा था कि अंशुल का नाम ले, उसके बदले कोर्ट ले जाते वक्त मैं उसे भागने में मदद करूंगा। जिसमें हमें एक और हीरा व्यापारी चंद्रेश का नंबर मिला। इस चंद्रेश को मैंने ढूंढने के लिए कहा था, क्या अपडेट है इसकी? सर खबरियों को इसकी तलाश में लगाया। खबरियों को तलाश में लगाया, बस हो गया? कैसे भी करके चंद्रेश मुझे अंदर चाहिए। और रूपा को कैसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? और रूपा की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी पिन थे उनकी क्या अपडेट है? सर उसकी भी तलाश जारी है। सर मैं नाजिया मिसिंग केस में बेंगलोर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को स्टडी कर रहा था। उस केस में एक एंगल ऐसा था जिसको बेंगलोर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं था। कैसा एंगल? हम बताते हैं आपको, ये नाजिया का शादी वो दुबई के शेख के साथ कराने वाला था। सर हम क्या करते हैं? सर हमारे एक रिश्तेदार है आफाक, उसने हमारा सारा जमीन कब्जा कर लिया है। लाखों को जमीन तो कब्जा कर ही लिया है, कोर्ट के चक्कर मारते मारते ताने ताने का मोहताज हो गया था। मैं क्या करता सर? पैसों के लालच में तूने अपनी बेटी का सौदा कर दिया? कैसा बाप है रे तू? ये वही करने वाला था, लेकिन हम नाजिया का अच्छा चाहता था। बस हमारा माथा खराब हो गया था। क्यों? वो रूपा पे भरोसा कर ली। इसके लिए हम रूपा को बोला कि नाजिया को थोड़े दिनों के लिए अपने पास रखे, लेकिन हमको क्या मालूम था कि वो हमारी लड़की को हमसे इतना दूर लेकर जाएगी। नाजिया के माता पिता की भूमिका भी अब संदिग्ध नजर आ रही थी। वहीं एसआईटी को जल्द ही चंद्रेश नाम के हीरा व्यापारी की एक लीड मिली,
जो चोरी के गहने खरीदा करता था। सर मेरी बात मानिए सर, मैं किसी नरेंद्र तोमर को नहीं जानता सर। जिस फेक आईडी के नंबर से नरेंद्र तोमर को कॉल किया जाता था, उसी फेक आईडी के नंबर से तुझे भी कॉल किया जाता था। बोल कौन है वो जो तुम दोनों को कॉल करता था? सर वो तो जमीर और रुस्तम है। काम लेंगे ये दोनों। पकड़ो सबको। कौन है बच्ची? हमें नहीं मालूम सर, ये बच्ची तो जयराज के साथ रहती थी। जयराज भी तुम लोगों के लिए काम करता था ना? हाँ साहब। तो जयराज को क्यों मारा? साहब हमने नहीं मारा जयराज को। ये बच्ची तुम लोगों। जाकिर का उस्मानपुर के एक जुए के अड्डे पे काफी आना जाना, और वो आज फिर से वहाँ आने वाला। गाड़ी निकलो। साहब। सर बताता हूँ सर। अरे हाँ, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? अरे बेफिक्र रहिए, बस हो जाएगा काम आपका। हाँ अरे निश्चिंत तो थाको तुम्हें, काम हो जाए। के पास ले जाता। नाजिया के साथ भी मैंने यही धंधा शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक वो तंग आकर भाग गई और किसी पान वाली को मिली जो उसे पुलिस के पास लेकर गई। फिर पुलिस ने उसे एनजीओ में डाल दिया। नाजिया का कहना कि कोई पुलिस वाला था जो रेप करता था उसका? हाँ सर, उस पुलिस वाले साहब ने कहा कि उस बच्ची को किसी भी हाल में एनजीओ से बाहर निकालो। उन्हें डर था कि नाजिया उनके बारे में सबको बताना दे। हम जाकिर के कहने पे ही नाजिया को एनजीओ से हटाया था और वापस जाकिर को सौंप दिया। वो पुलिस वाला कौन था जो नाजिया का रेप करता था? चलो ये लो साहब, आपके गले की हड्डी। एनजीओ से निकाल कर लेके आया इसको। साहब को लगा कि वो मर गई, इसलिए मैं उसे सूटकेस में डालकर दूर जाकर फेंक के आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा थी। वो तो 3 महीने बाद अचानक रूपा ने उसको एक बूढ़े आदमी के साथ देखा, तो मैंने ये बात साहब को बताई। साहब ने कहा कि ख़त्म कर दो नाजिया को। वो बच्ची फिर हाथ से निकल गई। फिर मैं उस बुड्ढे को मारकर नाजिया को अपने साथ उठा लाया। साहब ने कहा कि नाजिया को मार दो, लेकिन मैंने सोचा अगर मारना ही है तो क्यों ना कुछ और पैसे कमा लूँ उससे, इसलिए अब तक मैंने उसको ज़िंदा रखा था। मम्मी मुझे नहीं पता कि नाजिया का फ्यूचर अब क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन मैं आप सभी से अपील करता हूं, जब आप नाजिया जैसे बच्चों को कहीं भी किसी भी मुसीबत में देखें, प्लीज पुलिस से संपर्क जरूर करें। लगभग 2.5 साल नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के बाद आखिरकार नाजिया को अपनी अम्मी को देखना नसीब हो पाया। लेकिन नाजिया के साथ हो रहे गुनाह तब शायद थम सकते थे जब नाजिया की सुनवाई एक मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही थी। अगर तब उसके साथ हुई ज्यादतियों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद हम एक बच्ची को ये उम्मीद दे सकते थे कि गुनहगार कभी बख्शे नहीं जाते। लेकिन इंसाफ में हुई देरी ने उसे और भी गहरे घाव दिए। ये बेहद ही अफसोसजनक है कि न्याय की दहलीज पे पहुंचने के बावजूद भी कई विक्टिम्स को अक्सर न्याय नहीं मिलता और कई बार सुनवाई में ही इतना वक्त बीत जाता है कि इंसाफ का कोई मायना ही नहीं रह जाता। इस विषय पे वाकई विचार होना जरूरी है। आप जानते हैं कि हम इस वक्त कोविड-19 की चुनौतियों से लड़ रहे हैं। कृपया मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।